हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी और आज मैं पॉलिटी की पहली क्लास लेने जा रही हूँ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने सोचा कि मेरे साथ ही आप लोग भी तैयारी करें। तो मैं अपने बहुत ही शॉर्ट नोट्स जो मैंने 2-3 बार पढ़ने के बाद बनाए हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि चीजें बहुत लेंदी हैं और उनको बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद जो उनका निचोड़ है, जो उनकी समरी है, वो मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय थे। इन्होंने सबसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस said that there should be इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। 1940 में अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर क्या है कि एक प्रस्ताव जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिया। उन्होंने कहा कि आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हेल्प करें और हम बदले में आपको क्या करेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगस्त ऑफर कुछ नहीं है। अगस्त ऑफर में इतना कहा गया कि आप हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हेल्प करें और हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर 1940 में आया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग एक्सेप्ट की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। देन कैबिनेट मिशन आया। क्रिप्स मिशन मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग, आपको पता है कि मुस्लिम लीग जो थी वो अलग स्टेट बनाने की, पाकिस्तान बनाने की डिमांड कर रही थी और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के अंडर में ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अंडर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा कि 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सेड दैट देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1940 में अगस्त ऑफर में इसको एक्सेप्ट किया गया। देन क्रिप्स मिशन आया जो मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे और 493 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट जिनको लास्ट में ऑफर दिया गया था कि आप इधर यू कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। प्रिंसली स्टेट थे जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। इनको बाद में मिलाया गया था इंडिया में। तो प्रिंसली स्टेट 93 जो थी सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट की थी। 296 में से 292 गवर्नर प्रोविंस की थी। अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, नाम दिया गया था गवर्नर प्रोविंस, कमिश्नर प्रोविंस। तो 4 सीट थी कमिश्नर प्रोविंस की और 292 थी गवर्नर प्रोविंस की, ठीक है। 292 थी गवर्नर प्रोविंस की। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
जो सीट्स थी वो किस आधार पर थी, तो दैट वाज एज पर दी पॉपुलेशन, एज पर दी पॉपुलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 389 इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी। 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 प्रिंसली स्टेट की सीट थी, और 296 में 292 जो थी वो गवर्नर प्रोविंस की थी, और 4 जो थी वो कमिश्नर प्रोविंस की थी। एज पर दी पॉपुलेशन सीट्स का एलोकेशन जो था वो एज पर दी पॉपुलेशन था। और ये जो थी प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर थे, दोज वर नॉमिनेटेड। ठीक है, जैसे अपने राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर हैं जिनको डायरेक्टली नहीं चुना जाता है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वैसे ही प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर थे। और तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये कैसी थी, पार्सली इलेक्टेड एंड पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, तो बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ठीक है, इसका चुनाव नहीं हुआ और मेंबर्स को ऐसे ही चुन लिया गया, तो आप लिख सकते हैं उसमें कि दैट वाज पार्सली इलेक्टेड एंड पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स था वो एज पर पॉपुलेशन था, तो पार्सली इलेक्टेड पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो देश कहां से आया, किसने डिमांड किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो उसमें कितने लोगों ने, कितनी सीट थी, क्या इसकी स्ट्रेंथ थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कैसे इसको नॉमिनेट किया गया, इलेक्ट किया गया। तो आप ये देख सकते हैं इसके आगे। जुलाई अगस्त का टाइम था। एक चीज और कि अभी हम 1946 की बात ही कर रहे हैं। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, और अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी 1946 में, हम 1946 की ही बात कर रहे हैं। तो सन याद करने में जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम 1946 की ही बात कर रहे हैं। तो जुलाई अगस्त का टाइम था। जुलाई अगस्त में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, जिसमें जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट की, तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, और मुस्लिम लीग की 70 सीट्स विन हुई। मुस्लिम लीग ने 70 सीट्स वॉन किया। ठीक है, और 208 सीट्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 208 सीट्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये था इलेक्शन का, इलेक्शन में कैसे क्या रिजल्ट रहे। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी भी 1946 ही चल रहा है। ठीक है, अभी भी 1946 ही चल रहा है। मैं इतना ज्यादा मेंशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो 1946 ही अभी भी चल रहा है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कब हुई, ये दिसंबर 1946। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, अटेंड की। ये पूरा एम लक्ष्मीकांत का शॉर्ट में जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनका आप तक प्रोवाइड करवा रही हूँ। वो आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में कि कैसे नोट्स बनाएं, कैसे इसको रीड करें, कैसे परेशान होंगे। ये सारी इतनी मोटी बुक है, तो ये मैं आप तक प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 211 मेंबर्स जो थे उन्होंने अटेंड किया, और मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग ने अटेंड नहीं किया। इसके अलावा प्रेसिडेंट चुना गया, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। किसको चुना गया टेम्पररी प्रेसिडेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा एमसी मुखर्जी
वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, एमसी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी ये क्या थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले दो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है, पहले दो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो एमसी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी ये कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई और 211 मेंबर्स ने अटेंड किया। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे और एमसी मुखर्जी, वीटी कृष्णामाचारी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था 13 दिसंबर 1946, अभी भी 1946 ही चल रहा है, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या दिया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने क्या क्या बात की? अगर हम लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत शॉर्ट में लिख के, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने बात की, नंबर 1 इन्होंने क्या कहा कि इंडिया shall be independent republic and sovereign, ठीक है। इंडिया शैल बी इंडिपेंडेंट, सोवरेन मतलब की एबिलिटी टू टेक डिसीजन, आप इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स पे खुद डिसीजन लेने की आपकी एबिलिटी है और आपको कोई भी एक्सटर्नल बॉडी या इंटरनल बॉडी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सोवरेनिटी और रिपब्लिक की कोई भी हायरार्कियल सिस्टम नहीं रहेगा, कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक और सोवरेन, इंडिया शैल बी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एंड सोवरेन। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ऑल पावर है, all power and authority derived from Indian people, all power and authority derived from people, लोगों से पावर एंड अथॉरिटी आएगी। तो जो हमारे प्रियम्बल में बात की गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑल पावर एंड अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, ठीक है, लोगों से पूरी पावर एंड अथॉरिटी लोगों की होगी। तीसरा इन्होंने जस्टिस की बात की, इक्वेलिटी की बात की और फ्रीडम की बात की। तीसरा इन्होंने कहा कि देयर शुड बी जस्टिस, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। दूसरा इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ फेथ, रिलीजन, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, फॉर्मिंग एसोसिएशन, जो आर्टिकल 19 में हम बात करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे बहुत डीप में। तो इन्होंने कहा कि जस्टिस, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर इन्होंने कहा कि ऑल टेरिटरीज इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, all territories inside India and outside India, India shall be union of them all। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है कि आप उससे सिसेड नहीं कर सकते, मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ सारे स्टेट्स हैं, तो इंडिया यूनियन है सारे स्टेट्स का, तो स्टेट्स के पास राइट नहीं है, तो जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाएं, सिसीड कर जाएं, ठीक है। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे जितनी भी टेरिटरीज हैं इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ देम ऑल, मतलब इनके पास पावर नहीं होगी, इनके पास राइट नहीं होगी कि ये इंडिया से यूनियन से सिसीड कर जाएं, यानी अलग हो जाएं, ठीक है।
तो ऑल टेरिटरीज इन साइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ देम ऑल। ठीक है। नंबर 5 इन्होंने बात की कि सेफ गार्डेड, सेफ गार्डेड माइनॉरिटीज, ठीक है। ही सेफ गार्डेड माइनॉरिटीज, इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन होना चाहिए, माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड होना चाहिए, करना चाहिए। तो इंडिया शैल बी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एंड सोवरेन, ऑल पावर अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, जस्टिस इक्वालिटी फ्रीडम एंड ऑल टेरिटरीज इन साइड इंडिया आउटसाइड इंडिया, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ देम ऑल एंड सेफ गार्ड, ही प्रोवाइडेड सेफ गार्ड टू दी माइनॉरिटीज। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने ये चीजें कही। ठीक है। 6 नंबर इन्होंने बात की, देयर शुड बी ऑटोनॉमी, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि जो 1773 का एक्ट था और 1833 का एक्ट था, हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें इंडिया जो जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उनसे प्रोविंसेस से ऑटोनॉमी छीन ली गई थी, उनकी कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। ठीक है। पूरी पावर जो थी वो सेंट्रल के पास चली गई थी। तो जो ऑटोनॉमी थी उसके बारे में इन्होंने बात की कि देयर शुड बी ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है। जो हमारे स्टेट हैं उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है। वो फ्री होने चाहिए अपने काम करने के लिए। ठीक है। तो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, प्रोविंसेस इन्होंने बात की, देयर शुड बी ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है। इसके अलावा he talked about integrity and unity of the country, state। ठीक है। he talked about integrity and unity of the state। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इंडिया शैल बी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एंड सोवरेन, all power authority derived from India. He talked about justice, equality and freedom. All territories inside India, outside India, India shall be union of them all. He talked about कि minorities को जो सेफ गार्ड होना चाहिए, minorities को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, autonomy of provinces, integrity and unity of the states। जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ही बेस्ड है। जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 22 जनवरी 1947। ठीक है, 1947। अभी तक किसकी बात हो रही थी? 1946 की बात हो रही थी। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना, ठीक है, इलेक्शन का होना और फर्स्ट मीटिंग का होना और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पास होना, ये कब तक की बात थी? 1946 की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 1947। तो 22 जनवरी 1947 की बात हो रही है अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास होने में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के एक्सेप्ट होने में। ठीक है, 22 जनवरी 1947। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या हुआ? 1947, आपको पता है 1947 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। ठीक है, 1947 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किस विषय में बात करता है? इसमें कहा गया कि जो क्या चेंजेस हुए, प्रिंसली स्टेट ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसके पास राइट है, राइट टू अब्रोगेट एंड
alter any law made by British government. ठीक है, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो भी लॉ बनाए थे, जो भी रूल्स बनाए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास इस एक्ट के अंडर राइट है कि वो उसको ऑल्टर कर सकती है, अपने हिसाब से चेंज कर सकती है या हटा सकती है। ठीक है, तो ये राइट दिया गया और इसी एक्ट के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा गया कि इट इज अ पार्लियामेंट, इट इज अ फर्स्ट पार्लियामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्लियामेंट कहा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कहा गया कि इट इज अ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया। हमने पढ़ा था कि 389 टोटल स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अब कितने बचे? अब 299 टोटल स्ट्रेंथ बची, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग हट गई और प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 299 जो थे, 299 टोटल स्ट्रेंथ थी और इसमें 229 ब्रिटिश इंडिया से थे और 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के बचे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब 1947 एक्ट की हमने बात की। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग हमारा कब आया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ये 7 मेंबर कमिटी थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 7 मेंबर कमिटी थी और ये कमिटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और इस कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की स्टार्टिंग जो थी वो यहाँ से हो गई। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की स्टार्टिंग यहाँ से हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 7 मेंबर कमेटी 29 अगस्त 1947 को और ये कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्ट तैयार करना। कि ठीक है, तो इसने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कब कंप्लीट किया? फरवरी 1948। अब क्या आ गया? 1948 आ गया। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को और फरवरी 1948 को क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट दिया और इसने कहा, ड्राफ्ट दिया और किस लिए इसको प्रेजेंट किया गया? फॉर सजेशन एडवाइस, कि आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, एडवाइस दे सकते हो, अमेंडमेंट के लिए कह सकते हो। तो फरवरी 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट दिया और इसके बाद कब? 8 मंथ का टाइम दिया गया। 8 मंथ का टाइम दिया गया। कितने मंथ का टाइम दिया गया? 8 मंथ का। अब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, फरवरी के बाद याद करो, फरवरी के बाद काउंट करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने। तो अक्टूबर 1948 में इसका सेकेंड ड्राफ्ट आया। ठीक है, अक्टूबर 1948 में इसका सेकेंड ड्राफ्ट आया। मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? 29 अगस्त 1947 को और फरवरी 1948 में क्या हुआ? इसने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट दिया। क्या दिया? फर्स्ट ड्राफ्ट दिया।
कि आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, अमेंडमेंट के लिए कह सकते हो, आप अपने हिसाब से उसमें कुछ भी चेंज करने के लिए कह सकते हो। 8 मंथ का टाइम दिया गया। इसका सेकेंड ड्राफ्ट यानी फाइनल ड्राफ्ट कब आया? अक्टूबर 1948 को सेकेंड या फाइनल ड्राफ्ट आया। ठीक है, सेकेंड या फाइनल ड्राफ्ट आया। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? 29 अगस्त को। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर बॉडी थी। इनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया? फर्स्ट ड्राफ्ट अपना आया फरवरी 1948 में। फिर उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट आया अक्टूबर में, और नवंबर 4 1948 को हमारा फाइनल ड्राफ्ट आया, और यहीं से फाइनल ड्राफ्ट आया और यहीं से हमारी जो फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं? रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुई कहां से? नवंबर 4 से। ये 5 डेज तक चला, यानी नवंबर 9 1948 तक फर्स्ट रीडिंग अपनी चली। सेकेंड रीडिंग हुई क्लॉज बाय क्लॉज, बहुत ही डिटेल में पढ़ा गया। टाइम लगा लगभग 1 ईयर का टाइम लगा। कब तक इसको पढ़ा गया? इसको पढ़ा गया नवंबर 15 1948 टू अक्टूबर 17 1949। ठीक है, फाइनल रीडिंग अपनी हुई 14 नवंबर 1949 को। फाइनल रीडिंग कब हुई? 14 नवंबर 1949 को। यहां से 1949 हो गया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कुछ आर्टिकल इनफोर्स में आए। कौन कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 3, 24, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये सारे आर्टिकल्स इनफोर्स में आए और अंततः हमारा आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को इसको इनफोर्स कर दिया गया। ये हमारा इनफोर्स हो गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन बना और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया। हमारा संविधान लागू हो गया, इनफोर्स हो गया। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्वेंटी जनवरी 1950 ही क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी जो था वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज था। पूर्ण स्वराज, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज इन 1930 ड्यूरिंग लाहौर सेशन। ठीक है, ड्यूरिंग लाहौर सेशन। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने 26 जनवरी को हमने चूज किया, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1930 में ड्यूरिंग लाहौर सेशन। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी लिखा गया था, रिलीज हुआ था नेशनल एंथम। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ कौन किया था? किसने इसको डेकोरेट किया था, लिखा था? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? एलिफेंट। हिंदी में किसने लिखा था और किसने कैलीग्राफ किया था? वसंत कृष्ण वैद्य। हमारे प्रियम्बल को डेकोरेट किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारे प्रियम्बल को डेकोरेट किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा।
सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेशन हुए? टोटल 11 सेशन हुए, 11 सेशन हुए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना? 2 ईयर 11 मंथ, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। 60 कंट्रीज से इसको 60 कंट्रीज से इसको क्या किया गया? डिराइव किया गया। 60 कंट्रीज को रीड करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 64 लाख का खर्चा आया। ठीक है, तो ये था हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंप्लीट एक वीडियो, जिसमें आप सब कुछ एक ही जगह पे पा सकते हैं, पूरा चैप्टर। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।